स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 16 जो कि कंट्रोलिंग टेक्निक्स है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स हम कवर अप करेंगे, वो स्टार्ट किया था। और फर्स्ट ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक जो कि बजटरी कंट्रोल था, वो उसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो और हमारी ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक हैं, जैसा कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डाटा, स्पेशल रिपोर्ट्स, ऑपरेशनल ऑडिट और पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही हमारी ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक्स कवर अप हो जाएंगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स करेंगे। So without wasting your much time, let us start with our second traditional controlling technique, that is break-even point analysis. स्टूडेंट्स, आप सभी ने ब्रेक इवन पॉइंट को अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर सुना होगा। आपने अपनी +2 के अंदर कवर भी किया होगा कि ब्रेक इवन जो आपकी टीसी टोटल कॉस्ट अप्रोच होती थी, ठीक है, जो हमारा कॉस्ट का इक्विलिब्रियम होता था, उसके अंदर आपने ज़रूर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? बेसिकली जो स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। दैट मीन्स जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारा आप कह लीजिए टोटल कॉस्ट है, और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट है वो क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। वो सिचुएशन कौन सी होती है, वो पॉइंट कौन सा कहलाता है? आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के उस तरफ जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि उस तरफ आपका जो टीआर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम लोअर की तरफ आए तो ये हमारा क्या होता है? लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट को भी हम क्या करते हैं? एज अ कंट्रोलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। यहाँ से हम अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करनी चाहिए। अगर तो हमारी प्रोडक्शन उस पॉइंट से एक्सीड करती है तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारी प्रोडक्शन उस पॉइंट से पीछे रह जाती है तो इसका मतलब हमें लॉस होगा। क्लियर? तो एज अ कंट्रोलिंग टेक्निक हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट हमें शो करता है, क्या शो करता है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वेयर द बिजनेस सफर्स नीदर लॉस नॉर ऑब्टेन सम गेन। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल है प्रोडक्शन और सेल्स का जहाँ पर ना तो बिजनेस को किसी भी प्रकार का लॉस होता है, ना ही बिजनेस को कोई गेन होता है। It means that cost of production and sale price are both equal. इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है और जो सेल प्राइस होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। कितना हमने प्रोड्यूस करना है, कितनी हमें लागत आएगी, कितना मुनाफा होगा और क्या उसका सेल्स प्राइस होगा, इनके बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है। स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट को न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पर समझाया गया है। वी ऑल नो दैट कि जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट है, जैसे इन्होंने बताया 5,000 ली हुई है। फ़िक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो हमेशा क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। चाहे आप जितना मर्जी प्रोडक्शन कर लीजिए, बट दिस कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जैसे आपकी फैक्ट्री है, उसका जो रेंट है वो सेम रहेगा, चाहे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे 1000 करें, चाहे कुछ भी ना करें। तो ये सब चीज़ें हमारी फ़िक्स कॉस्ट में आ जाती है। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो वेरी करती है। जैसे जैसे हमारा साइज़ ऑफ प्रोडक्शन क्या करता रहता है? चेंज होता रहता है, वैसे वैसे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। नेक्स्ट लिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? यहाँ पर लिया गया है 10 पर यूनिट। और स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5,000। सेलिंग प्राइस कितना है स्टूडेंट्स? हमारा 10।
और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है 5। तो इसका मतलब हमारी कितनी बन रही है यहाँ पर, हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने यूनिट्स आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं 1000 यूनिट, क्योंकि 5000 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 यूनिट। मतलब 1000 यूनिट हमारे क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें यूनिट्स में चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट तो उसको निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्वांटिटी में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप 1000 यूनिट से ऊपर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे तो नो डाउट तुम्हें मुनाफा होगा सेम फिक्स कॉस्ट के साथ। बट अगर उससे पीछे करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, तो उससे फिर तुम्हें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देख लीजिए इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। देखो 1000 यूनिट, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, 5000 थी, और वेरिएबल कॉस्ट स्टूडेंट कैसे, 5 रुपये पर यूनिट की थी। हमने कितने यूनिट बनाए, 1000 बनाए ना, तो 1000 की हमारी कितनी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं कि 1000 यूनिट के ऊपर ना तो हमें कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इस जो अभी मैं ये चीज़ आपको करके बता रही हूँ वो यहीं से क्लेरिफाई होगी। हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कितनी हमारी टीसी है और कितना हमारा टोटल रेवेन्यू होगा, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी रहेगी, 5000 रहेगी। उसके बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट स्टूडेंट्स कितनी रहेगी, हमारी 1000 यूनिट्स थे ना, हमने 5 रुपये 1 यूनिट की कॉस्ट आई, तो 1000 की कितनी आएगी, 5000। 5000 प्लस 5000 कितने हुए, 10,000। तो 10,000 हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और सेलिंग प्राइस कितना था, 10 रुपये था। 1000 रुपये इंटू 10 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट कैसे निकलता है, टी आर माइनस टी सी, मतलब टोटल रेवेन्यू जो टोटल सेलिंग प्राइस है, 10,000 माइनस 10,000 मतलब ज़ीरो। तो ये जो 1000 यूनिट जो ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया कि यहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। इन दिस वे इट इज़ क्लियर दैट, यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स की हमने करी, ना तो उसके ऊपर हमें कोई लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेलिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट देयर विल बी प्रॉफिट। और अगर कंपनी प्रोड्यूस करेगी इस पॉइंट से आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस समय हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम जो क्या करते हैं, क्योंकि हमारा उसके अंदर हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारी टीआर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर कॉस्ट ऊपर कम आएगी, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट तो 5000 ही रहेगी ना, फ़िक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। वेरिएबल नो डाउट इंक्रीज़ करेगी लेकिन फ़िक्स तो सेम ही रहेगी। और अब हम बना भी ज़्यादा, तो इससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज़ अ कंपनी प्रोड्यूसेस, अब हम देखते हैं थोड़ा चेंज लेकर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब सपोज़ हम यहाँ पर दो सिचुएशन लेकर चलते हैं। हमने दो सिचुएशन की बात की थी कि अगर कंपनी 1000 यूनिट से ऊपर के यूनिट्स बनाती है तो उससे प्रॉफिट होगा, और कंपनी अगर 1000 यूनिट से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो उससे क्या होगा, लॉस होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि देखिए कंपनी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1200, 1000 से ऊपर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, दैट मीन्स टी आर माइनस टी सी। और टी आर कैसे निकलता है, अब 1200 यूनिट बना रहे हैं, 10 रुपये प्राइस है 1 यूनिट का, तो कितना आ गया, 12,000 आ गया। और टी सी कितना होगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 5 थी और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, 1200 यूनिट्स थे और 5 रुपये 1 की कॉस्ट थी, तो 1200 इंटू 5 कितने हुए, 6000 हो गए। तो देखो कितना हो गया, अब ये हमारे पास 11,000 आ गए। 12,000 रुपये में से 11,000 माइनस करो तो 1000 का क्या आ गया तुम्हारे पास, प्रॉफिट। पहले क्या था, जब ब्रेक इवन पॉइंट पे यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है, सिर्फ ज़ीरो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब हमने यूनिट्स क्या किए, एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रोड्यूस किए 1000 से, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब सपोज़ हम यूनिट्स क्या करते हैं, 1000 से कम प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स ओनली 800। तो उस केस में देखो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा।
टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, टीआर कितना होगा, 800 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 8000, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कैसे निकाल लोगे, फिक्स कॉस्ट 5000 फिक्स कॉस्ट थी प्लस वेरिएबल कॉस्ट 800 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 9000। 800 इंटू 5 कितना होता है 4000, 4000 प्लस 5000 कितना हो गया 9000। तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सिर्फ 8000 का, लेकिन कॉस्ट कितनी आ रही है 9000। तो लॉस हो गया ना। इसका मतलब अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से क्या करते हैं, कम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मेन जो मुद्दा उठता है कि कंट्रोलिंग इससे कैसे की जाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं, अपना कंपनीज क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्शन के लिए वो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के रख लेंगी, ब्रेक इवन क्वांटिटी कुछ भी आप कह लीजिए। फिर वो कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे, ये उनका क्या हो जाएगा कि ये एक बेस हो जाएगा। और वो कहेंगे कि हाँ हमें इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि अगर हम इससे कम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर इसके साथ वो क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस एंड में मेजर करेंगे। और सपोज़ अगर उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये तो था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट जो सेकंड टेक्निक थी, पहली बजटरी कंट्रोल थी, फिर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस था। अब जो थर्ड हमारे पास टेक्निक है वो है स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर कंट्रोल कैसे करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर का डाटा यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। जैसे हम प्रीवियस ईयर का सेल्स का डाटा ले लिया कि पिछले साल मेरी इतनी सेल्स थी तो मेरी इस साल इतनी होनी चाहिए। अगर नहीं होएगी तो हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे वेरिएंसेस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मेरे को सेल्स की जो टेंडेंसी को चेक करना है तो मैं पिछले ईयर्स की सेल्स का डाटा ले सकती हूँ। बाय एनालिसिंग देम वी कैन रीच द कंक्लूजन वेदर द सेल्स विल इम्प्रूव और डिक्लाइन इन फ्यूचर। तो इसके बेसिस पर हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारा किस तरह का ट्रेंड रहेगा, ठीक है। और उसके बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल रिपोर्ट्स। स्पेशल रिपोर्ट्स के अंदर क्या हम करते हैं स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ कंट्रोल अंडर विच help is taken of the management experts working inside or outside the organization to solve the problems which causes remain unidentified even after many efforts. स्टूडेंट स्पेशल रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग टेक्निक के अंदर। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि जैसे डेली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है कैन नॉट बी ऑफ मच हेल्प इन दिस डायरेक्शन। कई बार जैसे स्टैटिस्टिकल जो अभी पिछली हमने करी कि जो डाटा है वो हमें हेल्प नहीं करता। हम सपोज़ उसके बेसिस पर अपने टारगेट्स वगैरह फिक्स भी कर लेते हैं कि हाँ हमें इतना अचीव करना है, ठीक है। और लेकिन कई बार वो करेक्टली नहीं मेजर करते, क्योंकि हर साल हमें कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मे भी पिछले साल कुछ ऐसी दिक्कतें आई हों और अगर हम उन्हीं को बेस लेकर करंट ईयर का डाटा फॉर्मुलेट, अपने टारगेट्स फॉर्मुलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट ईयर में भी वही चीज़ आ सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट्स में हम क्या करेंगे कि हम स्पेशल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे। वो एक्सपर्ट्स क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम अभी तक अनआइडेंटिफाइड थी उन्हीं को वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उनके कॉजेज़ को जानेंगे जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, जिनको अभी तक किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, ताकि हम अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज ऑपरेशनल और इंटरनल ऑडिट। ऑपरेशनल और इंटरनल ऑडिट एक ये भी इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग टेक्निक है। इसके अंदर इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ली जाती है। जो क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर अटेम्प्ट्स एट रेगुलर एंड इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, टाइम टू टाइम हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं किसके रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंस के रिलेटेड हो या अदर एक्टिविटीज़ के रिलेटेड हो एंटरप्राइज के अंदर, वो उनको क्या करता है, स्क्रूटिनाइज्ड करता है टाइम टू टाइम। और अगर लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी वीकनेस है तो उन्हें ओवरकम करने के लिए वो सजेशंस प्रोवाइड करता है, ताकि हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर पाएँ। और लास्ट है हमारा जो आज के लिए वो है, जो लास्ट हमारी पुरानी जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी वो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, मैनेजर खुद करता है। वो पीरियोडिकली अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और उसके बेसिस पर अगर उसे लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है उनके
नेगेटिव होता है रिमूव करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अभी तक हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स करी हैं। फर्स्ट वन करी थी बजटरी कंट्रोल से, बजट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस किया। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या था कि ब्रेक इवन पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन कौन सा था, जल्दी से ध्यान दीजिए। थर्ड वन था आपका स्टैटिस्टिकल डाटा। उसके अंदर पास्ट ईयर के डाटा के बेसिस पर हम फ्यूचर को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। फिर था स्पेशल रिपोर्ट्स। स्टैटिस्टिकल डाटा की एक ड्रॉबैक थी कि उसके अंदर कई अनआइडेंटिफाइड कॉजेज़ रह जाते हैं जिनको अभी तक रिमूव नहीं किया जाता। फिर हम स्पेशल एक्सपर्ट्स की क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं, जो क्या करते हैं, हमें उन अनआइडेंटिफाइड कॉजेज़ को जानने की हेल्प करते हैं और रिमूव करने की भी कोशिश करते हैं। फिर था इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटर स्क्रूटिनाइज करता है किनको, प्रॉपर अटेम्प्ट्स मेड करता है, रेगुलर अप्रेजर करता है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल की और अदर ऑपरेशंस की, ताकि अगर कुछ भी उसे वीकनेस नज़र आ रही है तो वो ट्राई करे और कोशिश करे कि आने वाले टाइम में वो चीज़ क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और फिर हमने लास्ट किया पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि मैनेजर खुद ही क्या करता है, सब ऑर्डिनेट्स को अप्रेज करता है, सब ऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करता है पीरियोडिकली, और उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है काम की तरफ उसको चेंज करने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कंट्रोलिंग की वो स्टार्ट लेंगे। तब तक आप अच्छे से सभी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। कोई भी कमी, कुछ भी डाउट आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।